लगता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश करने में लगी हुई हो यहाँ पर। ये देखने के बाद वो गोश्त गर्ल होती है, वो कभी सरप्राइज हो जाती है और सोच रही होती है अब ये क्या करने वाला है। और तभी जंगचे उससे लगता है कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर एक बंदा एलिवेटर का इस्तेमाल करना चाहता है और तुम इस तरीके से उसको बंद कर रही हो। अगर किसी को कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस हो और बहुत ज्यादा जरूरी काम हो और वो उस एलिवेटर के चक्कर में लेट हो जाए तो क्या करोगी तुम? क्या तुम्हारे पास कॉन्शियस नाम की कोई चीज नहीं है? दिमाग तो होना ही चाहिए। खैर ये बात सुनने के बाद उस गोश्त गर्ल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और मन में सोचते कह रही होती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जो सामने से बंदा आने में लगा हुआ है वह एक गोश्त है और तुम किस कॉन्फिडेंस की बात करने में लगी हो यहाँ पर? तुम्हें लगता है गोश्तों के पास कॉन्फिडेंस होता है? आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है भाई? ये गोश्त गर्ल तो पूरी तरीके से पगला गई है, पगला। और तभी हमें दिखाया था कि दोनों तरफ से जो गोश्त होते हैं वो इसे घेर लेते हैं और तभी जो झांगचे होता है वो उस लड़के वाले गोश्त से पूछ लगता है ब्रदर आखिरकार तुम अपने बालों को किस तरीके से वॉश करते हो? ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो भी कभी सरप्राइज हो जाती है। जो एलिवेटर होता है वो सेकंड रूम से पहुंच जाता है माइनस में। यहाँ पर एक और गोश्त आ जाता है जो कि उनसे कहने में लगा हुआ होता है हे मेरी मदद करो, मुझे भी एलिवेटर में ले लो प्लीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो गोश्त होती है उससे जो झांगची होता है वो पूछ लगता है हे सिस्टर आखिरकार मुझे एक बात बताइए कि आप लोग बाथरूम मतलब आप बाथरूम इस्तेमाल कैसे करती हो और कैसे जाती हो बाथरूम तक? तभी जो एलिवेटर होता है वो थर्ड रूम में पहुंच जाता है। तो वैसे ही थर्ड रूम में जाता है तो वहाँ पर एक और गोश्त दादी अम्मा आ जाती है। यहाँ पर जो दादी अम्मा का इस तरीके से अच्छी तरीके से उसका मदद करता है जियांग, जिस कारण जो दादी अम्मा होती है वो उसका शुक्रिया कहती है और मन में सोचते कह रही होती है वो दादी अम्मा ये बच्चा तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जिस जो बंदा इतना ज्यादा करेजियस है उसकी बॉडी तो खाने में वाकई बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। और मन में सोचते कह रही होती है मैं इसको डरा नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए। और उसकी जो मुंह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी मुझे लार टपकने लगी हुई है और उससे कह रही होती है तुम्हारी जो काइंडनेस है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आई। तभी वहाँ पर जितने भी गोश्त होते हैं वो सभी के सभी लोग इसको इस तरीके से देखते हैं और कह लगते हैं आए बुढ़ी आत्मा आखिरकार तुम इतनी ज्यादा एक्सीडेंट किस बात को लेकर होने में लगी हुई हो। लेकिन जियांगची तो हंसते हंसते उसका स्वागत करता है उस एलिवेटर में। लेकिन जैसे ही ग्रांडमा उन तीनों गोश्तों को देखती है तो उसकी मुंह की जो बत्ती थी वो बाहर आ जाती है। और तभी जो जियांगची होता है उससे पूछ लगता है ग्रांडमा आखिरकार तुमने अपने दांतों को कहाँ से खरीदा है? क्या इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में कोई डेंटल क्लिनिक है क्या? जो गोश्त गर्ल होती है पहली वाली वो ये सब देखने के बाद काफी तो गुस्सा हो रही होती है और वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि अब उससे नहीं जलाता और वो एकदम से भड़क पड़ती है और वो अपने मुंह को खोलना चालू करती है और उससे लगती है कि अब मैं इस लड़के को खाने जा रही हूँ और मुझे इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करने लगता है तो जो लड़का होता है वो उसे रोक देता है और उससे क्या लगता है मैं तुम्हारी काफी समय से बकवास सुनते हुए आने में लगा हुआ हूँ, क्या तुम इस बंदे को मुझे दे सकती हो? ये बात सुनने के बाद जो एक और व्हील चेयर वाली गोश्त होती है वो उससे पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पर बकवास करने में लगे हुए हो? ये बंदा मेरा है, क्या तुमने यहाँ पर मॉडेस्टी के बारे में सुना भी हुआ है? तुम डिफॉर्म गोश्त कहीं के। ये बात सुनने के बाद जो ग्रांडमा होती है वो उसके कनपट्टी में खींच के मारती है और उससे कहने लगती है तुम आखिरकार किस चीज में बात करने में लगे हो और अपनी ग्रांडमा जैसे बुढ़ी आंटी यहाँ पर खड़ी हुई है और तुम इस तरीके से इम्पोलाइट तरीके से बात कर रहे हो? ये जो ग्रैंडसन है वो मेरा है, मेरा। और वे सारा कुछ वहाँ पर फाइट करने चालू कर देते और क्या लगते ये बंदा मेरा है, ये बंदा मेरा है, मैं इसको पहले खाऊंगा। तुम्हें समझ में आया ये बात बेवकूफ वहीं की? और तभी वे चारों गोश्त आपस में फाइट करना चालू कर देते बुरी तरीके से। तभी जो लड़की होती है वो उससे लगती है तुम बेवकूफ लोगो, क्या तुम देख सकते हो जो गोश्त है वो यहाँ से जा चुका है? आई मीन वो गोश्त के दोस्त को सरप्राइज हो जाते हैं, उनसे कहने लगती है तुम गोश्त कहेंगे बेवकूफ, जरा देखो तो वो लड़का ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका, अब तुम किसे खाओगे? तुम तो आपस में लड़ने लगे हुए तब से। और तभी हमें झांगची को दिखाया था जो कि उनका काट के वहां से चला जा रहा है, मतलब कट गया भाई, इन गोश्त का कट गया। यहाँ पर झांगची मन में सोचते कहने में लगा हुआ था कि मुझे सिस्टम ने पहले ही हिंट दे दिया था कि जब मैं रूम नंबर 1401 के बारे में सर्च करने में लगा था और रूम जो सिस्टम ने मुझे बता दिया कि यहाँ के जो मिस्टीरियस क्रीचर है वे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और वे अपने टारगेट पर कभी भी गिव अप नहीं करते। अगर वहाँ पर मीट से ज्यादा वुल्फ आ गए तो वे सभी के सभी लोग आपस में फाइट करेंगे उस मीट के लिए। मैं उनसे फाइट करने के लिए तैयार तो था लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वो इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं थे। और तभी मॉर्ज रूम में पहुंच जाता है और उसको देखने के बाद कहने लगता है अच्छा तो ये है मॉर्ज। तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम के द्वारा उसे एक हिंट मिलती है और सिस्टम कह रहा होता है कि ये पूरी जगह काफी ज्यादा शांति से भरी हुई है, यहाँ पर कोई भी डिस्डेंसफुल लोग नहीं दिखाई देगा और ना ही कोई बुरी आवाजें सुनाई देंगी। तभी जंक्शन मन में सोचते क्या लगता है मैंने तो ये बात भी नहीं सोची कि यहाँ पूरी जगह पर सिर्फ कॉप्स होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि इन कॉप्स में से कुछ क्लासमेट्स भी हो सकते हैं मेरे? यहाँ पर जो सिस्टम का लास्ट मैसेज होता है वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेला सो सकता हूँ। और तभी जांगची वहाँ पर आसपास ढूंढना कुछ चालू कर देता है और तभी उसे एक छोटी सी बुक दिखाई देती है और उस बुक में से उसे एक नोट मिलता है और यहाँ पर हेड नर्स की सारी जानकारियां लिखी हुई है और बताया गया है कि अगस्त 25 को मैंने वह चीज प्रैक्टिस की अपनी लाइफ में पहली बार और जो सपना मैं कई सालों से देखने में लगी हुई थी वो सपना मेरा पूरा होने को आ चुका है। मुझे पता है कि मैं इस काम को करते समय काफी तब बिजी हूँ लेकिन मैं काफी तब खुश भी हूँ और मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ बिल्कुल अपने टीचर की तरह और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहती हूँ। 12 सितंबर की बात है कि एक कोंग नाम का बच्चा था वो यहाँ पर हमारे इम्पीचमेंट डिपार्टमेंट में आया हुआ है आज, जो कि काफी द क्यूट बॉय है और वो भी एक स्मॉल आइलैंड से आया हुआ है हॉस्पिटल में। ये बिल्कुल भी रोता नहीं है
और अपने इंजेक्शन को बिल्कुल भी कॉपरेटली फिनिश कर लेता है। ये बच्चा वाकई में क्यूट है। इसके साथ रहकर मुझे अपने बचपन की सारी यादें आ गई। तभी वहाँ पर उसे सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है और उसमें इसकी जो कंप्लीशन प्रोग्रेस होती है वो 90% तक पहुंच जाती है और 28 मार्च से बताती है कि यहाँ पर जो मेरे टीचर थे उन्होंने मेरी तारीफ की थी मेरे काम के लिए, और तो ये भी कहा था कि मेरे पास वाकई में स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज है सीखने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इनकी जो पोस्ट एक समय पे इनहेरिट करूंगी। और मैं इस बात को लेकर काफी तक खुश हूँ कि जिस बंदे की मैं सबसे ज्यादा एडमायर करती हूँ वे मेरा टीचर है, और मैं कभी भी अपने टीचर की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। और तभी अचानक से उसके जो नोट्स होते हैं वो और तक खराब होते जा रहे होते हैं और कुछ अनजान डेट्स होती है वहाँ पर अपने ही टीचर की बुराई करने में लगी हुई होती है। और उसमें लिखा होता है कि आखिरकार हमारे टीचर ऐसे कैसे हो सकते हैं। मेरी टीचर, मुझे तो लगा था कि ये काफी अच्छे बंदे होंगे, लेकिन इस तरीके के बंदे होंगे ऐसा मैं बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था। यह तो मेरे एक रोल मॉडल थे। और तभी कुछ मंथ बाद आखिरकार ये टीचर हमारा कैसे कैसे ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर ये सब ऐसा मेरे साथ करेंगे, मैं काफी डरी हुई हूँ। आखिरकार मेरी मदद करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है, और सभी लोग मुझे इस तरीके से नजरिए से क्यों देखने में लगे हुए हैं, और जितने भी लोग हैं मेरे आसपास उनकी वॉइस इस तरीके से क्यों आ रही है। मैं इनसे यहाँ पर नहीं रहना चाहती। और ज्यादा क्या ये सच में मेरी गलती है अगर इनके बारे में इसको नहीं पता हुआ है। मैं इन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर इस समय की विक्टिम हूँ, और मैं सभी को यहाँ पर मार दूंगी, टॉर्चर कर दूंगी। और जब इस स्टोरी को पढ़ रहा होता है तब उस स्टोरी को जियांग बंद करता है बुक को, और कहने लगता है मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इस स्टोरी के पीछे इसके इनके पीछे ये सब होगा। और तभी जो उसका प्रोग्रेस बार है वो 99% तक पहुंच जाता है। ये देखने के बाद जो जियांग होता है वो काफी तो गुस्सा हो रहा था और उससे लगता है क्या ये कंपनी सिस्टम को देखो तो जरा मेरी प्रोग्रेस बार है वो 99% तक पहुंच चुकी है। शिट, ये सिस्टम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करने में लगा हुआ है। तभी अचानक से वहाँ पर वार्निंग्स के साइंस आने लगते हैं और सभी के सभी चैलेंजेस को वार्निंग दी जा रही है कि जो मिस्टीरियस चैलेंज है वो टेम्परेरी स्विच हो चुका है नाइटमेयर मोड से। और इस नाइट के बाद जो किलर 50 साल पहले इस जगह पर जो किलिंग हुई थी वो वापस से फिर से होगी अब। और जो फैटी होता है, जो ज्यादा होती है, और जो प्रेजेंट होता है, ये देखने के बाद कहने लगता है कि ये किलिंग होने वाली है यहाँ पर। ये देखने के बाद वो शॉक हो जाती है और जंगची हंसने लगता है इसको सुनने के बाद, और काफी तो हंसने लगता है और हंसते हुए कहने लगता है कि ये जो इवेंट है वो सेंचुरीज में एक बार होता है और वो मेरे साथ होने में लगा हुआ है अब। और मन में सोचते क्या लगता है कि मुझे पता हुआ है कि जो नाइटमेयर डिफिकल्टी है उसकी जो डेथ रेट है वो वाकई में बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉर्मल मोड में जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो कम्प्लीटली हाई है इससे मुकाबले में। तभी जो सिस्टम होता है वो उसे एक नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारा जो चैलेंज मिशन है वो चेंज हो चुका है और तुम्हारा जो चैलेंज मिशन है वो लास्ट सर्वाइवल में बदल जाता है। ये बात देखने के बाद जियांग की वजह से सटक जाती है और वो कभी तो गुस्सा होती है। क्या लगता है जरा इस सिस्टम को देखो, जरा आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं कैसे कर तो अपने इस मिशन के जो कंप्लीशन बार है वो 99% तक पहुंचा है, लेकिन इसने मेरे मिशन को ही बदल दिया। तभी अचानक से उसे किस चीज की महसूस होने लगता है। यहाँ पर जो हेड नर्स होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो उसको देख लेती है यहाँ पर और उससे पूछ लगती है तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। और हमें दिखाया तो जियांग होता है वो उस बुक को पढ़ने में लगा होता है और वो एड्रेस देख लेती है और काफी तो कूल लग रही है भाई हेड नर्स, जिसको देखने के बाद जियांग कतई डर जाता है और उससे लगता है हेड नर्स शिट, मैं तो यहाँ पर दूसरों की प्राइवेसी में झांकने में लगा हुआ था और मुझे उनके द्वारा पकड़ लिया गया। अब मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर सोचने जैसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, मुझे यहाँ से भागना होगा जल्द जल्द। और वो वहाँ से भागना चालू कर देता है तो और जो हेड नर्स होती है वो उसका कुछ भी नहीं करती है और वहीं पर शांति से खड़ी रहती है। और जियांग इसको इस तरीके से देखता है तो मन में सोचते क्या लगता है क्या इसने हेड नर्स ने मुझे रुकने की कोशिश क्यों नहीं की। तभी जो जियांग होता है वो एलिवेटर से बाहर निकलता है और फैटी भी और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट और जियाओ यहाँ पर उस वक्त मौजूद होते हैं और वो जो फैटी होता है वो उससे पूछ लगता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और तभी जियांग जब उस फैटी को देखता है तो उसे क्या लगता है अल्फ्रेड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उससे पूछने लगता है अगर तुम सभी यहाँ पर कैसे आ गए। तभी जो जियाओ होती है वो जियांग के फिर से हाथ पकड़ती है और अपने गुब्बारों में फंसाने की कोशिश करती है ताकि उसे सीड्यूस कर सके। और उससे कहने लगती है मैंने सुना है प्रेसिडेंट के द्वारा कि तुम मॉर्जी में गए थे वही, क्या तुम ठीक हो। आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जो जियांग होता है उससे क्या लगता है कि जब मैं मॉर्जी में गया था तब मैं हेड नर्स से मिला था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार उस लड़की ने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो नाइटमेयर मोड है वो कोई मजाक नहीं है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल भी रिस्ट्रक्शन पॉइंट नहीं बचे हुए हैं। मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी इस गेम को खेलना अभी बंद कर दो। ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट उससे कुछ कह नहीं पाता और तभी उससे प्रेसिडेंट कहने लगता है मुझे पता है कि ये जो नाइटमेयर मोड है वो काफी तो डरावना है, काफी तो चैलेंजिंग है, लेकिन अगर मैं इस चैलेंज को क्लियर कर लेता हूँ तो इसका जो रिवॉर्ड है वो काफी तो बेटर होने वाला है। ये बात सुनने के बाद जो अल्फ्रेड होता है वो चिल्लाते हुए लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हम यहाँ पर पहली बार आने में लगे हुए हैं, हम बिगिनर्स हैं बिगिनर्स। और यहाँ पर जो नाइटमेयर मोड है वो 100% मॉर्टेलिटी रेट है, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। तभी प्रेसिडेंट उससे क्या लगता है मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है, अब मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। अब जबकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सारे के सारे कॉइन्स लिए रखे हैं और मैं इस तरीके से वापस चला जाता
तो मुझे सभी के सभी को लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा इसके लिए। इसको बातें सुनने के बाद जो जिया होती है उसको मुझे दया आने लगती है उस पर। तभी फ्लैटी उससे लगता है मुझे पता है कि जो हमारे लीडर है उनके पास ग्रेट फाइटिंग स्पिरिट है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर इस गेम को खेलना यहीं पर बंद करता हूँ और तुम्हारे लिए आगे की परेशानियां नहीं खड़ी करूंगा। और क्या लगता है ब्रदर जी, कम ऑन, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम जरूर जीत कर आओगे। और वह वहां से लॉग आउट कर देता है। और तभी जैंग उस एजेंट से पूछने लगता है क्या तुम सच में इस चीज को गेम को बंद नहीं करना चाहते। और प्रोवर्ब्स से कहा जाता है कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, अगर तुम यहाँ पर अब की बार मारे जाते हो तो तुम्हारी मौत पक्का है। तभी अचानक से वह किसी चीज को लेकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वह दोनों के दोनों जियांग के पैर पकड़ लेते हैं। ये देखने के बाद जियांग कहने लगता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश करने में लगे हुए हो। और वो दोनों के दोनों किसी कुत्ते की तरह पकड़ के बैठ गए हैं भाई इसका पैर, और वो एकदम पूछ लेना चालू कर देते हैं। और जियांग उससे कहने लगता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात पहले कहना चाहता हूँ, अगर तुम किसी भी परेशानी में पड़ो और तुम्हारा जो लेवल रिस्क का लेवल है वो काफी ज्यादा हाई हो, तो मैं तुम्हारी डेथ के लिए बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं रहने वाला। और तभी वे एक ऐसी जगह उस जगह का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो हेड नर्स का ऑफिस होता है मॉर्जरी का। और यहाँ पर जो हेड नर्स होती है वो बुक को खोलती है और काफी ज्यादा हंसने लगती है और डरावनी आवाज में कह रही होती है आखिरकार वह समय आ ही चुका है, मैं इस समय का काफी समय से इंतजार करने में लगी हुई थी। जो 50 साल पहले की हिस्ट्री है किलर की, हेड नर्स की, वह वापस आ गई है। और जिस तरीके से वो अपनी जीभों को ऊपर करके चाटने में लगी हुई है, कितनी बवाल लग रही है यार, कितनी मजा आ गया। और वो इतनी ज्यादा कूल लग रही होती है ना भाई, कुछ भी कहो कूल लग रही है, बात तो माननी पड़ेगी। और कहने लगती है ये मेरा फेवरेट मोड है। और तभी यहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन देते थे कि वार्निंग वार्निंग वार्निंग, किलर तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आएगा, सभी के सभी चैलेंजेस को मारने के लिए 12 बजे रात को। और तभी रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे हुए होते हैं और हर तरफ सन्नाटा छाया होता है। और जैसे ही रात के 12 बजने वाले होते हैं तो वहाँ पर अजीब सन्नाटा छा रहा होता है और सभी के सभी लोग अपने ही रूम में होते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि जियांग की जो टीम मेंबर्स होते हैं वे एक ही रूम में बैठ रहे होते हैं और काफी तक कपा रहे होते हैं। तभी जो पेरेंट अपनी स्वॉर्ड निकालता है उससे क्या लगता है तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, जब तक हमारे पास ये स्वॉर्ड है और हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं तब तक हमारे पास चांस है जिंदा रहने का। और तभी उसके दरवाजे को जोरों जोरों से कोई खटखटाने लगता है। इसको देखने के बाद वे काफी डर जाते हैं। और तभी हमें हेड नर्स को दिखाया जाता है जो कि बाहर आती है, उनसे कह लगती है कि तुम अपना दरवाजा खोलो। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सभी को अपने ही रूम में रहना चाहिए रात के समय में, और अपने रूम को शेयर करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये बात सुनने के बाद तीनों के तीनों काफी तक घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते डर के मारे। और जो हेड नर्स होती है वो इस समय पर काफी तक गुस्सा होती है और गुस्से में कह रही होती है क्या तुम सच में यहाँ का जो डोर है उसे ओपन नहीं करना चाहते। और तभी जो हमें दिखाया जाता है कि जो हेड नर्स होती है उसके पीछे से कुछ निकलने लगता है और वो उसके जो वेपन टाइप का कुछ निकलता है, भाई कतई डरावनी दिख रही है अब तो। और वो अपने मॉन्स्टर रूप में कन्वर्ट हो जाती है और वो एक ही झटके में उसके दरवाजे को तोड़ देती है और अंदर आते हुए उससे कहती है हेलो कैसा लगा, और काफी बुरी तरीके से हंसना चालू कर देती है। उसके पीछे के जो नाइफ्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, लेकिन उसके जो हाथ में एक नाइफ होता है वह गायब नहीं होता है। और हेड नर्स उससे पूछ लगती है कि हम अब स्टार्ट कर सकते हैं चैलेंजर्स। ये देखने के बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ से भागो, मैं इस बंदी को यहीं पर रोक कर रखता हूँ, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। इस लड़की ने इस हेड नर्स ने एक ही झटके में उस दरवाजे में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया है और यही हमारे लिए परफेक्ट टाइम है यहाँ से भागने का। तभी जो जिया होती है उससे भागने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, उससे लगती है लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। तभी जो प्रेसिडेंट होता है उससे लगता है यहाँ पर सोचने का बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर जा सकती हो इससे पहले कि मैं इस बात को रिग्रेट करूं। और तभी वो दोनों के दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी जियांग उससे लगता है कि तुम मुझे फॉलो करो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो जो जिया होती है वो उससे लगती है अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो तुम आपके हमारे सीनियर के बारे में जैसे इतना कहने वाली होती है, तभी यहाँ पर किसी के खून के धब्बे दिखाए जाते हैं। और हमें पता चलता है कि जो लड़की जिया होती है उसके पैर किसी के द्वारा काट दिए गए हैं और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता। और बाद में पता चलता है कि उसके पैर काट दिए गए हैं और उसका जो सीनियर होता है वो वहां से भाग रहा है और ये सब उसके सीनियर के कारनामे होते हैं और किसी के नहीं। और भाई ये तो यहाँ से तो हीरो बनने की कोशिश करने में लगा हुआ था, ये तो इस लड़की को धोखा देके वहां से भाग गया। और जो लड़की होती है जिया वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो अपनी भीख मांग रही होती है जान की इसको लीडर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। और जो प्रेसिडेंट होता है वो जिया को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है और इस तरीके से भागती है। जंगची जब इसे देखता है तो वो कतई शॉक हो जाता है और क्या लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना हो गया होता है और वो लीडर के बारे में सोच रही होती है कि लीडर आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और तभी जियांगची होता है वो चिल्लाती है जिया से कह लगता है ये लिए जिया जल्दी से इस वर्ल्ड से बाहर निकलो। और तभी जो जिया होती है वो कह रही होती है हाँ सही कहा, मुझे इस वर्ल्ड से जल्दी से तो बाहर निकलना होगा। उसके सामने एक पॉपअप हो जाता है एक नोटिफिकेशन और वो कंफर्म करने वाली होती है ये। तभी जो हेड नर्स होती है वो उसकी पीठ पर एक चाकू घुसेड़ देती है जिससे कारण वो उस कंफर्म बटन को नहीं दबा पाती और ली जिया वहीं पर मारी जाती है। और हमें पता चलता है कि इस स्टोरी से ली जिया का नाम निशान हटा दिया गया है। भाई अगर ये सिर्फ 1 सेकंड पहले जस्ट 1 सेकंड पहले अगर उस बटन को दबा देती तो शायद इसके पास चांसेस थे कि वह जिंदा बचकर दूसरी दुनिया में जा सकती थी। और इस तरीके से उसको बार बार गोच के मतलब मार देती चाकू से वह हेड नर्स। और जियांगची ये सब नहीं देख पाता और वहां से भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। और जहाँ पर ली जिया मारी जाती है और जो हेड नर्स होती है वो इस समय पर काफी ज्यादा गुस्से में है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांगची होता है और जो प्रेसिडेंट होता है वह रूप की तरफ जाने लगते हैं और हाँफते हुए दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को।
और उससे कहने लगता है तुम मुझसे कुछ भी मत पूछना, जो भी अभी मैंने किया था, क्यों किया है मैंने जैसा की। और जैसा कि तुम्हें ये बात तो पता ही होगी, जो ह्यूमंस होते हैं वे हमेशा अपने बारे में सोचते हैं दूसरों से पहले। और वो अपनी बचपन की कहानी सुनाने लगता है कि जब मैं छोटा था और जब मैं मिडिल स्कूल में था, तब मेरे फादर को कैंसर हो गया था और जो मेरी मदर थी वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई, दूसरे आदमी के साथ। यहाँ तक कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जो कि मुझे सबसे ज्यादा किया करते थे, वे एक समय पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मारे गए। भले ही मैं उनका जितना भी सामान था, उन सारा का सारा सामान बेचने के बाद जितने भी पैसे इकट्ठे हुए, वह पैसे भी मेरे लिए काफी नहीं थे जिंदा रहने के लिए। क्या तुम्हें ये सब पता हुआ है कि मेरी लाइफ कितनी हार्ड थी और मेरे फादर की जो परेशानी, जो बीमारी है, वो काफी ज्यादा डेडली है। और तो और मेरे फादर अभी भी हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं और मैं इस तरीके से उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता और मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। और ये चैलेंज ही बस एक मेरा आखिरी रास्ता है इस मुसीबत से बाहर निकलने का। अगर मैं अपने फादर को बाहर जाकर नहीं बचा सकता तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि अगर मैं यहीं पर मारा जाता हूँ। तभी जो जियांगची होता है वो उससे कह लगता है तुम्हें इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये सब, और तुम्हें इस तरीके से एक्सप्रेस दिखाने की जरूरत नहीं है और कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा हार्ड है। क्या तुम्हें ये बात पता हुई है कि जो ली जियाओ है उसने मुझसे एक समय पर कहा था कि अगर वो इस चैलेंज से जिंदा निकल कर बाहर आती है तो वो हमारे अपने घर पर हम सभी को इन्वाइट करेगी डिनर पर। और उसने मुझे सीक्रेटली अब तुम्हारी फैमिली के बारे में भी मुझे बताया था। ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट का तो शौक होता है और वो अपने मुंह को उस तरफ फेर लेता है। एक बात तो मानना पड़ेगा, ली जियाओ के साथ काफी तो बुरा हुआ। और यहाँ पर वो उस जियांगची को बता रही होती है कि किस तरीके से जो वह ये बात जानती है कि लीडर बनना इतना ज्यादा आसान नहीं होता उसकी, और जो हमारा लीडर उनकी लाइफ इतनी ज्यादा आसान नहीं है। और उसने ये भी कहा था कि एक बार मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर लूंगी तो मैं कोई ऐसा मौका ढूंढूंगी जब उसकी मैं मदद कर सकूँ किस प्रकार से। आखिरकार हम क्लासमेट जो ठहरे और तभी जियांगची वहां से चला जाता है। ये बस सब बताते हैं, उससे कहने लगता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है कि जो ह्यूमंस होते हैं वे अपनी लाइफ के में सबसे पहले जो सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, और हर किसी के पास एक चॉइस होती है खुद चुनने के लिए, और जब वे जो रिजल्ट चाहते हैं वे करना चाहेंगे। और इस काम से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं बस यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर बस अपना ख्याल रखूँ। और वह लोग रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं और जियांगची दरवाजा खोलता है तो वह सामने उस छोटी सी लड़की जिया को पाता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो सरप्राइज हो जाती है और डायरेक्ट आकर जियांगची गले लग जाती है और उससे लगती है ब्रदर क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए आए हो? और तभी जियांगची जियाओ से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इस बार तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं लाया हूँ, उसके मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। और तभी जियाओ उससे पूछ लगती है ब्रदर आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो मुझसे? और जब प्रेसिडेंट उस छोटी सी लड़की को देखता है तो वो कभी सरप्राइज होता है और कह लगता है यहाँ पर ये छोटी लड़की क्या कर रही है। तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती जोर जोर से। जो प्रेसिडेंट होता है और जो जियांगची होते हैं ये बात सुन लेते हैं और कभी डर जाते हैं और हमें उसी हेड नर्स को आते दिखाया जाता है जो कि काफी डरावनी देखने में लगी हुई है और हंसते उससे कह लगती मुझे पता था कि तुम दोनों के दोनों यहाँ पर मौजूद होगे इस वक्त। जिसको देखने के बाद प्रेसिडेंट कहने लगता है ये और तो मैं डायरेक्टली पता लगा सकता हूँ कि ये एक डी रैंक की मिस्टीरियस है, यानी कि डी रैंक की गोश्त है। और दूसरी तरफ जो जियांगची होता है वो उस छोटी सी बच्ची को अपने गले में लगाकर बैठा हुआ है पकड़कर। और यहाँ पर मन में सोचते कह रहे होते हैं कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली इसे हेड फाइट करते हैं तो हमारे पास कोई भी चांस नहीं बचता है इसे जीतने का। खासकर इस मिशन की जो कंडीशन है उसको लेकर तो बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस किलर को बिल्कुल भी नहीं मारना है, बल्कि हमें यहाँ पर सर्वाइव करना है। और तभी जियांगची उससे लगता है क्योंकि हम यहाँ से भाग नहीं सकते तो आखिरकार तुम मेरी स्टोरीज क्यों नहीं सुन लेती है सबसे पहले। तभी जो हेड नर्स होती है वो उसकी जवाब सुनने के बाद कभी शौक हो जाती है और तभी वो स्टोरी सुनाना चालू करता है कि एक समय की बात है कि उस समय पर एक लड़की थी जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, जो कि काफी ज्यादा काइंड थी और काफी ज्यादा हार्ड वर्कर थी। और उसका सबसे बड़ा सपना था हेड नर्स बनने का ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। और उसने अपनी मेहनत के साथ वे एक परमानेंट नर्स बन गई। मैं पता है कि वह समय काफी ज्यादा टायर्ड थी, काफी थक चुकी थी, लेकिन उसने कभी भी बोर्ड नहीं हुई अपने काम से और काफी ज्यादा पेशेंस के उसने ख्याल रखा और यह चीज उसे काफी ज्यादा पसंद थी। लेकिन एक दिन की बात है उस एक लड़की ने एक ऐसी चीज देख ली जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शौक हो गई। यहाँ पर वो एक ऐसी चीज को देखता है जिस टीचर की वह सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करती थी, वह टीचर एक दूसरी लड़की को मोलेस्ट करने में लगा हुआ था। ये देखने के बाद वह लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है। भले ही उस लड़की का जो माइंड था वो टोटली ब्लैंक हो चुका था, लेकिन फिर भी उस लड़की ने उस लड़की को बचाने के दूसरी लड़की को बचाने के चक्कर में उस बंदे को जोरदार धक्का दिया और उसे रोकने की कोशिश की। और तो और उस लड़की के सामने उसके टीचर का जो बास्टर्ड नेचर था वह भी सामने आ चुका था उस समय पर। लेकिन जो लड़का था वह उस समय पर उसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुआ, रुका नहीं, बल्कि उसने उस काइंड लड़की का भी रेप कर दिया। और उस लड़की को इस तरीके से शांत रखने के लिए ताकि वह अपना मुंह किसी के सामने ना खोले, उस टीचर ने उसे हेड नर्स की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया। ये कितनी ज्यादा उसके लिए शर्म की बात थी कि उसका जो सपना था वो तो पूरा हो गया। और जब वो अब इस चीज के बारे में अपने टीचर के बारे में सारे नेचर को दुनिया वालों को बताना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। लेकिन वहाँ पर अजीब तरह के रूमर्स फैलना चालू हुआ कि इसने अपनी बॉडी को प्रमोशन के लिए बेच दिया था। और इस गर्ल की जो स्टोरी है ये तुम्हारी है, सही कहा ना मैंने?
सन जियाओ जियाओ, हेड नर्स ऑफ हुआंगकुन हॉस्पिटल की हेड नर्स वह तुम ही हो ना, और ये छोटी बच्ची और जो हेड नर्स है वो एक ही है, इससे हमें पता चलता है। और जियांग उससे क्या लगता है उस इंसिडेंट के बाद से ही तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती की जा रही है तुम्हारे कोवर्कर के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी बात तो यह थी कि जो पेशेंट्स तुम पर काफी ज्यादा भरोसा किया करते थे वह भी तुमसे दूरियां बनाना चालू कर दी थी उन पेशेंट्स ने भी। ये बात सुनने के बाद वह हेड नर्स हंसना चालू कर देती है और वो काफी ज्यादा भयानक रूप में आते हुए उससे कहने लगती है और डरावना चेहरा बनाते हुए कि वह जो जितने भी पेशेंट्स थे उनके पास कुछ भी अच्छा नहीं है, तो मैंने उन सभी के सभी पेशेंट्स को वहां पर मार दिया और मैंने उनके टुकड़े 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 कर दिए। वह सभी के सभी लोग इस बात को डिजर्व करते हैं, तो क्या हुआ अगर मैं सिनरफुल बन गई तो। और इस तरीके के जो बीस्ट था, जो टीचर था मेरा, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। और जब वह कचरा नाम का टीचर था वह इस बात को डिजर्व करता है। तभी जो जियांगची होता है उससे कि ये बात सुनने के बाद क्या लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बात सुनने के बाद हेड नर्स भी शॉक हो जाती है। तभी जियांगची उससे कहने लगता है तो आखिरकार मेरी ये बात सुनने के बाद मुझे इस तरीके की एक्सप्रेशन से क्यों देखने में लगी हुई हो। तुम ये बात भी जानते हो कि मैं किसी प्रकार का कोई सेंट नहीं हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये इस बात को डिजर्व करते हैं, लेकिन तुम तुम्हारे दिल के अंदर कहीं किसी कोने में तुम ये बात जानती हो कि तुम एक काइंड पर्सन हो। क्या सही कहा ना मैंने। और तो और ये छोटी लड़की है, ये इस बात का प्रूफ है। यहाँ पर हॉस्पिटल के जो इम्पेशेंट रूम मैनेजर है और तो और 14th फ्लोर पर एक गोस्ट नर्स है और रूफ टॉप पर एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज, ये सभी की सभी तुम्हारी सेल्फ है जिन्हें तुमने फोर्सफुली सेपरेट किया था। मैंने तो एक बार को ये भी सोच लिया था कि जो लिटिल जियाओ हुआ है वह तुम्हारी डॉटर होगी, लेकिन आखिरकार इतनी ज्यादा क्यूट और इतनी ज्यादा इनोसेंट चाइल्ड हम इस हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट्स गोस्ट हैं उन सभी को तुमसे इतना ज्यादा डरा क्या जा सकती है। तुम्हारे दिल के अंदर जितनी भी काइंडनेस थी तुमने सारी की सारी काइंडनेस इस छोटी बच्ची के अंदर डाल दी और तुमने हमेशा इस छोटी सी बच्ची को इस रूफटॉप पर आकर छोड़ दिया। तुम्हारे बारे में क्या, तुम हमेशा पूरी पूरी जिंदगी भर इस कर्ज के साथ रहना चाहती हो जिंदा। तभी जो हेड नर्स होती है उससे लगती है अगर तुम अच्छी हो तो क्या हुआ, वो आखिरकार मैं थी जिसने जानबूझकर अपने आप को फोर्स किया था कि ये सब चीजें मेरी बॉडी से बाहर हो जाए और मुझे तुम्हारी सिंपैथी और पिटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम तुम्हारी यही कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। और वापस से कभी तो गुस्से में आ जाती है और चाकू को निकालकर अटैक करने के लिए रेडी होती है और उससे लगती है कि तुम लोग भाड़ में जा सकते हो। और तभी जियांगची उससे लगता है मुझे पता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि मेरे पास अभी भी हॉस्टेजेस मौजूद है। वेल एक्चुअली मैं तुमसे ये बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन लिटिल जियाओ तुमसे कनेक्टेड है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, अगर इसे किसी प्रकार से चोट लगती है तो तुम्हें भी चोट लगेगी। तभी हमें दिखाया था कि कोई लिटिल जियाओ पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जियांगची का शौक होता है और हमें पता चलता है कि जिया को वहां पर चोट पहुंचा देता है और वह और कोई नहीं है बल्कि मैं प्रेसिडेंट होता है। ये देखने के बाद जियांगची उसको देखने लगता है कि जो जिया होती है वो रोना चालू कर देती है, चोट लगती है उसको इसलिए। और तभी वे जोर से हंसना चालू कर देता है और उससे लगता है मेरा है अब जो चैलेंज का जो प्राइज है वो सारा का सारा मेरा है। और वो कभी भोखला जाता है और वो शुक्रिया कहने लगती है जियांगची का। लेकिन नेक्स्ट फिल्म में उसकी सारी की सारी हंसी गायब हो जाती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है इसकी गर्दन कट जाती है और इसकी गर्दन कटकर इसके धड़ से अलग हो जाती है और वह बंदा वहीं पर मारा जाता है। और भाई ये चीज तो कहीं डरावना था वाकई बहुत ज्यादा। और प्रेसिडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब कैसे चल रहा है और ये बीच आखिरकार मुझे कैसे मार सकती है। अभी भी मैंने तो छोटी बच्ची को मार दिया था ना, अटैक कर दिया था, ये कैसे मूव कर सकती है फिर भी। और तभी जो हेड नर्स होती है उससे क्या लगती है हे बेवकूफ इंसान, तुम्हें इस बुलशिट पर मतलब इस बकवास पर अभी भी विश्वास होता है कि तुम ऐसा कर मुझे मार सकते हो। और तभी हमें हेड नर्स को दिखाया जाता है जो कि जियांगची के पास आते हैं उससे क्या लगती है अच्छा ठीक है मैं इस गेम के साथ काफी तो बोर हो चुकी हूँ अब, और अब समय आ चुका है कि हम इस गेम को वहीं पर खत्म करें। और तभी जियांगची ये देखने के बाद कभी तो सरप्राइज होता है और कभी डर जाता है, पैसे छूट जाते हैं। तभी वहाँ पर लिटिल जियाओ आ जाती है और उससे कहने लगती है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सही हो और तुम किसी प्रकार की कोई भी सिनर नहीं हो और ना ही हम कोई सिनर है। जितने भी लोग थे वह सभी के सभी कर्ज लोग थे, तो बिल्कुल ठीक था उस समय पर जो भी किया तुमने। लेकिन जो हेड नर्स होती है वो गुस्सा होना चालू कर देती है और उससे कहती है नहीं बिल्कुल काफी नहीं है, ये बिल्कुल भी मेरे लिए काफी नहीं है। यहाँ पर जितनी भी डार्कनेस है सभी को लाइट नहीं चाहिए और जितने भी सिनर्स है वहाँ पर सभी को रिजर्वेशन भी नहीं चाहिए। और तभी जो लिटिल जियाओ होती है उससे कहती है यहाँ पर वह लोग नहीं जिसे आजादी की जरूरत है, वह हम लोग है जिसे यहाँ से आजाद होने की जरूरत है। अब उन्होंने अपने गुनाहों की सजा पहले ही भुगत दी है और तुमने भी ऐसा कर लिया है। मैं हमेशा से सोचा करती थी कि तुम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो क्योंकि हमारे जो इमोशंस है वो आपस में जुड़े हुए हैं अभी भी और सेम है। सही कहा ना मैंने। तभी जो हेड नर्स होती है वो उससे कहती है लेकिन ऐसा कैसे। तभी लिटिल जियाओ उसके पास आती है और उससे क्या लगती है तुमने मुझे यहाँ पर कई सालों से रखा हुआ है और तुम्हें लगता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर खुश रह सकती हूँ अनस्पॉइल्ड। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं अभी भी चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास आओ यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए और मेरे साथ बातचीत करने के लिए। और मैं कभी भी अपनी लाइफ में तुम्हें इस तरीके से परेशान होती हो नहीं दिखना चाहती। और वो लिटिल जियाओ होती है वो जाकर उस हेड नर्स से गले लग जाती है और रोती हुई उससे लगती है इस समय तुम बिल्कुल अच्छी तरीके से आराम कर सकती हो। और ये कहते कहते जो लिटिल जियाओ होती है वहाँ से गायब हो जाती है। और भाई हमें दिखाया जाता है कि जो हेड नर्स होती है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो उससे क्या लगती है अब मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और जहाँ पर जो जियांगची होता है वो चैन की सांस लेता है और उससे क्या लगता है इसको देखने के बाद तो मैं बिल्कुल इतना ज्यादा डर गया था कि मेरी हालत खराब हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि सब कुछ अच्छे से चला गया बस उस बास्टर्ड प्रेसिडेंट को छोड़कर। जैसा कि कहा जाता है
कि जो हमारी हैप्पीनेस होती है और जो हमारे दुख होते हैं वो समय के साथ गुजर जाते हैं। वह तुम ही एक ऐसे बंदे हो जो अपनी हैप्पीनेस खुद सुन सकते हो, खुद हासिल कर सकते हो। और तभी हमें हेड नर्स को दिखाया जाता है, यहाँ पर वो अपनी आत्मा को आजाद हुआ पाती है और जब उसे इसकी इमोशंस के बारे में पता चलता है तो वह भी वहाँ से गायब होना चालू हो जाती है और उसकी आत्मा यहाँ पर मुक्त होती है। ये देखने के बाद तो वाकई में हमारे व्यूअर्स और हमारा दिल भर आया। और तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है, लास्ट सेलिब्रेशन। अब जबकि जो गॉडेस सन जियाओजा है वो ऑलरेडी रिफाइंड हो चुकी है, तो सीक्रेट वर्ल्ड का जो चैलेंज था वो ऑफिशियली खत्म होता है और जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी को रियल वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा। और उसके बाद रिवॉर्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और जियांगची चैन की सांस लेता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि कंप्लीशन रिवॉर्ड तुम्हें दिया जाता है, मतलब दिया जाएगा। और तभी ऐसा नोटिफिकेशन देखने के बाद वो सरप्राइज होता है कि लगता है हाँ मुझे याद आया। और तभी अपनी जेब से कुछ निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि अपनी जेब से एक छोटे छोटे शूज निकालता है और ये देखकर ऐसा लगता है कि ये जो शूज होते हैं वो किसी बच्ची के लिए हैं। और उस शूज को देखते हुए क्या लगता है कि ये छोटे छोटे जूते हैं, मैं उस बच्ची को मतलब लिटिल जियाओ को देना तो भूल ही गया। वह बच्ची थी लेकिन उसने कभी भी अभी भी अपने शूज नहीं पहना करती थी, इसलिए मैंने ये शूज खरीदे थे उस वेंडिंग मशीन से। और अब तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मैं इसको इसके साथ कभी भी नहीं मिलने वाला और ये शूज कभी भी नहीं दे पाऊंगा। इसको सुनने के बाद काफी ज्यादा बुरा लगा। और तभी सिस्टम की तरफ काफी नोटिफिकेशन आते हैं। यहाँ पर पर्सनल ओवरऑल रेटिंग होती है एस, इसका जो लेवल होता है वो लेवल 1 तक पहुंच जाता है, इसकी स्लीप पावर 5+ हो जाती है, एक्स्ट्रा स्लीप पावर 50 हो जाती है। वही सब मिशन मैसेज देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक भी होता है। यहाँ पर सिस्टम की तरफ से उसे कुछ रिवॉर्ड भी मिलते हैं और आइटम भी मिलता है, इसमें से अर्न एक होता है और एक स्मॉल मेडिकल इक्विपमेंट भी मिलता है और ब्लडी नर्स की जो यूनिफॉर्म होती है इनाम के तौर पर वो भी मिलती है। और तभी हमें बताया जाता है कि जो अर्न होता है ना उसकी डिटेल के बारे में बताया जाता है कि ये एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल अर्न है, अगर तुम इसके अंदर रहते हो तो ये काफी ज्यादा अच्छी चॉइस होगी। और एक स्मॉल मेडिसिन इक्विपमेंट भी मिलता है, जैसे बैंडेजेस और माइंड पेल्स और सेडेटिव्स और कुछ मेडिसिन भी होती हैं। और तभी जो ब्लडी नर्स के जो यूनिफॉर्म होती है वो ई लेवल की होती है। ये सब देखने के बाद कहीं जियांगची कहीं खुश हो जाता है और क्या लगता है ये तो मजा हो गया, मेरी जो हार्वेस्ट है वो इस बार काफी अच्छी थी। और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें रियल वर्ल्ड में भेजा जा रहा है और वो इस तरह इतने ज्यादा रिवॉर्ड देखने के बाद कभी तो खुश होता है। और मन में सोचते क्या लगता है कि इस बार के मिशन के साथ तो मैंने काफी ज्यादा पैसे बना लिए हैं। लेकिन जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में उसे भेजा जा रहा होता है तभी सिस्टम से कुछ वार्निंग वाले नोटिफिकेशन आने लगता है कि तुम्हारा जो ट्रांसमिशन एनकाउंटर है वो अननाउन इंटरफेरेंस के द्वारा छेड़ दिया गया है। ये सब देखने के बाद वो कभी शॉक हो जाता है, उसकी जो खुशी होती है वो सब गायब हो जाती है और वो क्या लगता है क्या अननाउन इंटरफेरेंस आखिरकार ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ अब। और सिस्टम गाइड ने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पर। और तभी सिस्टम के तरफ नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एक अननाउन डायमेंशन में भेजा जा रहा है। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर 2 लाइट्स जल रही होती हैं इस बॉक्स में और तभी उन 2 लाइट्स में से एक लाइट बचती है। और यहाँ पर जो फैटी होता है, जो बंदा होता है पहले वो बाहर आ गए होते हैं। यहाँ पर हमें उस प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि उससे कहने में लगा होता है फैटी से, क्या तुम स्टूडेंट इस बात को लेकर श्योर हो कि जो वर्ल्ड है इसकी जो डिफिकल्टी है वो नाइटमेयर मोड में बदल चुकी है। और तभी फेटी उसे बताने लगता है कि जब मैं उस दुनिया से बाहर आया था तो वहाँ पर सिर्फ जियांगची, ली जियाओ एंड क्लास लीडर ली जियाओ जिंदा थे बस। अगर वह उस समय पर नाइटमेयर मोड में नहीं बदला होता तो मैं वहाँ से कभी भी बाहर नहीं आता। और प्रिंसिपल जब देखता है कि वहाँ पर 3 लोगों में से सिर्फ एक ही बंदा जिंदा बचा हुआ है और फेटी उससे कहने लगता है जो जिंदा बचा हुआ है वो जरूरी जियांगची होगा। ये बात सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो उससे कहने लगता है ज़ूफो, आखिरकार तुम इस बात को लेकर इतना ज्यादा श्योर को, अगर हमारे क्लास लीडर सच में मारे जाते हैं तो तुम्हें लगता है कि वो जियांगची वो जिंदा बच पाएगा, वो बास्टर कहीं का सर्वाइव कर पाएगा। ये बात सुनने के बाद जो फेटी होता है वो कभी तो गुस्से में होता है और प्रिंसिपल उससे कहता है ठीक है अपना मुंह बंद करो, हमारे जो कई सारे स्टूडेंट है उन्होंने कभी भी नाइटमेयर मोड को एक्सपीरियंस नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन उसने किसने कंप्लीट किया है इसको, और जिसने भी उसे कंप्लीट किया है वो हमारे स्कूल का प्राइड है। तभी वहाँ की जो क्लास टीचर होती है वो कह लगती है कि यहाँ का जो मिशन है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आखिरकार वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया हुआ है। तभी वहाँ पर एक और लड़की वहाँ पर खड़ी हुई होती है पिंक कलर की हेयर में, वो ये सारी बातें सुनने में लगी हुई है और वो कह लगती है उससे जियांगची और नाइटमेयर मोड। तभी हमें उस बड़े से टावर को दिखाया जाता है, हेवनली प्रिजन होता है इस टावर का नाम। इसको देखने के बाद जियांगची क्या लगता है कि ये वह जगह नहीं है जो कि मेरे ड्रीम्स में आती है हमेशा, आखिरकार मैं इस जगह पर टेलीपोर्ट होकर कैसे आ गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस प्रिजन का आखिरकार दरवाजा खुल जाता है जिसका इंतजार मैं काफी समय से कर रहा था और वो एक्साइटेड होते हुए अंदर आता है और उसके लगता है आखिरकार इसका दरवाजा खुल गया अपने आप। वो भी ये तो वाकई बहुत ज़्यादा अजीब बात है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार मैं कितनी बार यहाँ पर आ चुका हूँ और कितनी बार मुझे यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया अंदर आने के लिए। क्या ये किसी तरीके का ट्रैप हो सकता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा इस जेल में स्वागत किया जाता है जियांगचे। और तभी जियांगचे मन में सोचते क्या लगता है कि जो प्रिजन मुझे मेंशन करने में लगा हुआ है क्या वह बंदा मैं ही हूँ। और तभी इधर उधर देखना चालू करता है। तभी अचानक से उसके सामने कुछ होने लगता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसके सामने से कुछ दिखाई दिया जाता है और उसे कुछ एनर्जी महसूस होने लगती है। और मैंने सोचते क्या लगता है मैं उस एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ और जितना भी सब कुछ इस प्रिजन में मौजूद है सब चीज को महसूस कर सकता हूँ मैं अब। और मेरे में सोचते क्या लगता है अब समझ में आया कि ये सारा का सारा मेरा ड्रीम नहीं था बल्कि मुझे एक रियल प्लेस है। लेकिन ये जो प्रिजन है वो कुछ ज्यादा ही डर्टी नहीं है, वो ज्यादा ही गंदा नहीं है, थोड़ी सफाई वफाई कर लिया करो यार।
और तभी अचानक से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है उसे, और मुझे देखकर उसे शौक होता है और वो उस फ्लोर की तरफ जाता है और उससे कहने लगता है कि ये आवाज मुझे जहाँ से आ रही है। और सामने किसी लड़की के पैरों को देखता है तो उसका चेहरा टमाटरी लाल पड़ जाता है। और तभी हमें एक लड़की के पैरों को दिखाया जाता है जो कि जंजीरों से बंधी हुई है और उसमें से ब्लैक और निकलने में लगा हुआ है। और वो कहीं देखने के बाद कभी एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है ये तो लड़की कभी खूबसूरत होने वाली है। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं, लाल कलर की ड्रेस होती है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा बवाल होती है, बॉम्ब होती है बॉम्ब। लेकिन जैसे ही वो देखता है तो उस लड़की का तो सर ही नहीं होता, सर मतलब हेडलेस हेडलेस गोश्त है भाई, हेडलेस। ये देखने के बाद मेरी हंसी नहीं छूटती यार। ये देखने के बाद भाई जो जियांग चिंग होता है वो कभी शौक हो जाता है और खेल लगता है मुझे अपनी होप्स को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था। और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि जो सेल नंबर 1 है ये उसका प्रिजनर है और ये एक हेडलेस फीमेल है जिसका नाम जियाओ मैन है और इसकी जो फेवरेबिलिटी है तुम्हारे लिए वो 0 है 0। और जो गोश्त गर्ल होती है जिसका सर नहीं होता वो कत्थई भाई साहब सर तो नहीं होता लेकिन बाकी सब तो बवाल है बवाल। और तभी हमें इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि अगर तुम इसकी जो फेवरेबिलिटी है अपने लिए इंक्रीज करवा लेते हो तो तुम इसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो और अगर ऐसा करते हो तो तुम उसकी जो एबिलिटीज है वो भी तुम्हारे पास आ जाएंगी कुछ। और जियांग चिंग इसको देखने के बाद कहने लगता है आखिरकार जरा 1 मिनट रखो, ये जो मिस्ट्री है वो किस लेवल की होगी और इसका ऑरा तो देखो, इसका जो प्रेशर है वो हेड नर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा भयानक है। और तभी वे मजाक के तौर पर उससे कहने लगता है जियाओ मैन क्या तुम मेरे साथ कुछ खाना चाहोगी, हैमबर्गर, रुओजेमा या फिर तुम मार्शमेलो ट्राई करना चाहोगी। और दूसरी तरफ कभी तो डरा हुआ होता है और उससे कह रहा होता है मन में सोचते कह रहा होता है जरा अपने आप को शांत कर लो, अगर क्या हुआ अगर उसने अपना ज्यादा प्रेशर रिलीज कर दिया तो मैं यहाँ पर इनविजिबल हूँ, खैर मुझे चोट तो नहीं पहुंचा सकती अभी, लेकिन भाई ये गंदा मजाक था, तुझे ही पता है कि इसके पास चेहरा नहीं है तो फिर जाकर कैसे खा सकती है भाई, देखो तो जरा थोड़ा। और तभी जो जियांग चिंग होता है वो उससे लगता है कि तुम ड्रिंक लेना चाहोगी, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी, तुम कुछ भी क्यों नहीं कह रही, अगर गोश्त चोर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। और उससे क्या लगता है तुम बिना हेड के कैसे पियोगी ड्रिंक ये बता मुझे। और उससे पूछ लगता है क्या तुम हैंडसम मैन को पसंद करती हो या फिर ब्यूटीफुल वुमेन्स को, और या फिर क्या मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ कुछ मजे करवाने के लिए। और जैसे जो लड़की होती है ये बात सुनती है तो वो कभी एक्साइटेड से भर जाती है और कभी शौक हो जाती है और इसकी बॉडी एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है ये बाहर जाने के लिए कितनी ज्यादा उत्सुक हो रखी है। और भाई इसके शरीर में कभी करंट दौड़ जाता है और ये देखने के बाद तो भाई दिमाग हिल गया हमारा। और तभी जो गोश्त गर्ल होती है वो जियांग की तरह बढ़ने में लगी हुई होती है, आई मीन जियांग ची के। तभी तो सिस्टम की तरह नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है आखिरकार मेरा सर किसने चुराया हुआ है, मेरा जो ब्यूटीफुल हेड है वो वाकई में किसी शूटिंग स्टार की तरह दिया करता था और मैं यहाँ से जल्द से जल्द बाहर जाना चाहती और मैं अपने हेड को ढूंढना चाहती हूँ जल्द से जल्द। और जब जियांग ची उससे गोश्त गर्ल से जाने की जियाओ मैन से ये बात करता है कि बाहर जा सकती है ये मेरे साथ, तो उसकी जो फेवरेबिलिटी है वो 5+ में चली जाती है जियांग ची को लेकर और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है तो वो अपने ऑरा को रिलीज करती है तो उसके जो कपड़े होते हैं वो उड़ना चालू हो जाते हैं। भाई कुछ तो दिख रहा है टर्कियो, भाई ऐसे जूम करके मत देखो, गलत बात है। और तभी जियांग ची उससे लगता है अगर तुम यहाँ पर मेरी हर बात सुनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और दूसरी तरफ मन में सोच तो कहने लगता है कि जो मिशन है वो इसके खिलाफ मेरी फेवरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए नहीं था और मैंने अपनी पूरी पिछली लाइफ में कई 100 गिल गेम्स खेले हुए और मैंने इनको मास्टर कर रखा है। ये बात सुनने के बाद जो गोश्त गर्ल होती है वो उससे कहने लगती है आई मीन जियाओ मैन होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात को सुनूं, क्या तुम जिंदा रहने से थक चुकी हो तो जो तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से। और वो अपने पावर को रिलीज करते हुए उससे कहने लगती है कि तुम बस एक इंसान हो, तुम्हें मारने के लिए मुझे बस एक फिंगर घुमाने की जरूरत है और तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे। भाई कत्तई रॉक की लग रही है। और जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज करती है तो जो चेन्स होती है आइस वाली वहीं पर टूट जाती है, जिसको देखने के बाद जो गोश्त गर्ल होती है जियाओ मैन वो कभी शौक हो जाती है। उससे पता चलता है कि जो जियाओ मैन है वो इस वक्त जियांग ची पे बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकती है। और तभी जियांग ची एक कॉन्ट्रैक्ट खोलता है और उससे कह लगता है मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तुम्हारी सिस्टर के बारे में तुम्हें पता नहीं है। और मन में सोचते कह लगता है अच्छा तुम मुझे बुली करना चाहती हो, जो वुमन मुझे बुली करना चाहती है मैं उस वुमन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता, भले ही ये इस बात से खुश हो या नहीं हो। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चारे बचे हुए हैं, पहला कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और मेरी कॉन्ट्रैक्टर मिस्ट्रीज बन जाओ। और तभी वे कॉन्ट्रैक्ट उठ के सामने फेंक देता है। ये देखने के बाद जो जियाओ मैन होती है वो शौक हो जाती है और वो पीछे हटती है एकदम से। और जो जियांग ची होता है उससे लगता है तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि तुम मुझे मना कर सकती हो, तुम यहाँ पर मारी जा सकती हो। ये बात देखने के बाद उसके मुंह से कुछ जवाब नहीं निकलता। और जब हमें कॉन्ट्रैक्ट का कंटेंट दिखाया जाता है तो काफी ज्यादा भयानक होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपको कुछ पढ़कर दिखाता हूँ। पहला नियम होता है कि तुम किसी प्रकार से जियांग ची जो तुम्हारा मास्टर है उसे चोट नहीं पहुंचा सकती हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है, दूसरा जो कंडीशन होती है तुम्हें अपने मास्टर जियांग ची की सेफ्टी को प्रोटेक्टिंग के लिए अपनी प्रायोरिटी ज्यादा देनी होगी, कुछ भी हो जाए। और तीसरा वाले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जो भी हो गई है। लेकिन चौथा ऑप्शन ये होता है कि तुम दिल से अपने मास्टर को प्यार करोगी। भाई क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में बना लिखा रखा है लौंडे ने, क्या क्या। पांचवा ये होता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें घर का काम करना सीखना होगा। तुम्हारे जो यंग मास्टर जियांग ची उन्हें रात को गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है तो तुम्हें उनके लिए मिडनाइट के स्नैक्स भी बनाने पड़ेंगे और कभी कभी उनकी जो परेशानी है तुम्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी। और आठवां होता है और इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे जो मास्टर जियांग ची हैं वो हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहे और हेल्दी लाइफ जिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, नौवां ऑप्शन होता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा जियांग ची की मदद करने के लिए। और जो भी मिस्ट्रीज तो उस पर अटैक करती है
तुम्हें हर मिस्ट्री के अटैक से बचाना होगा। और ट्विस्ट 10 10वां ऑप्शन होता है, उसमें लिखा होता है कि तुम एक बात को याद रखना कि तुम्हारे जो मास्टर जांगची है उन्हें तुम फिजिकली और मेंटली उसे अपने मास्टर को खुश रखना होगा। ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है, जो गोश्त होती है, जांगची जामिन होती है, वो इससे कहने लगती है तुम्हें अपने आप को देखो तो रहा, तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो, कितने ज्यादा शेमलेस हो। आखिरकार तुम ये कैसे लिख सकते हो कि जब तुम्हारा मास्टर लोनली हो, जब तुम अपनी गर्माहट अपने मास्टर को दोगे कुछ समय समय पर। और ये सारी की सारी जो कंडीशन होती है वो काफी ज्यादा ठगियों वाली होती है भाई साहब। लौंडा कतई समय का फायदा उठा रहा है, इसे कहते हैं फायदा उठाना। और सारी की सारी कंडीशन सुनता है तो वो भी कभी तो स्माइल वही लगता है उसे दिखाते हुए, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने की कोशिश करने लगती है। वो जामिन से लगती है अगर तुम कितने ज्यादा क्रूल हो, मैं एक ह्यूमन के द्वारा इस तरीके से ह्यूमिलेट हो जाऊं, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर मारी जाऊं। और तभी वहाँ पर जो 12th कंडीशन होती है वो जैसे उसको देखती है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ती। उसमें लिखा होता है कि एज अ मास्टर जो जांगची होती है उसकी वो इस बात के लिए ऑब्लिगेट किया जाता है कि जो जांगची उसे जामिन का सर ढूंढने में उसकी मदद करनी होगी चाहे कुछ भी हो। और ये बात पढ़ने के बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ती। और नेक्स्ट सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल और टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा घबराए होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कब जो लास्ट स्टूडेंट है वो बाहर आएगा। और तभी हमें अचानक से जांगची को बाहर आते हुए दिखाया जाता है और वो अपने आप को बाहर आते देखता है और क्या लगता है फाइनली आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। ये देखने के बाद जो टीचर और प्रिंसिपल होते हैं वो कभी शौक हो जाते हैं, जो तो जांगची है। और जो फैटी होता है वो क्या लगता है बिरदर्ची तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया, तुमने तो मिशन को कंप्लीट कर लिया, चैलेंज को। ये मानने के बाद जो चोमू होता है चमन चूतिया वो उससे क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी हमें वहाँ के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि गरम गरम कॉफी उसके हाथों पकड़ा देता है और उससे क्या लगता है ये स्टूडेंट जांगची क्या तुम थक चुके हो, मैं तुम्हारे स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ और स्टूडेंट प्रिंसिपल हूँ, और प्रिंसिपल होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई हुई है और तुम इसे पीकर क्यों नहीं देखते हो। तभी जो क्लास टीचर होती है वो जांगची के पास आती है और उससे लगती है क्या तुम ठीक हो जांगची, क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगी हुई है, फिर अपने टीचर को तुम्हें चेक करने दो, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा है और मैंने इस बात का गैस भी किया था कि तुम कितने ऑप्टिमिस्टिक हो। ये बात देखने के बाद जो जांगची होता है वो क्या लगता है प्रिंसिपल ये होमरूम टीचर। तभी प्रिंसिपल उससे क्या लगता है कि तुम्हें इतने ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने इस नाटमेयर मोड को बिना किसी परेशानी क्लियर कर लिया है, तुम हमारे स्कूल की मतलब होप हो। तभी जांगची उसकी ये बात सुनने के बाद कहता है तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। और जो हाथ में कॉफी का ग्लास पकड़े होता है उसको देखकर कहने लगता है कि जो कॉफी आपने मुझे पकड़ाई है वो वाकई में बहुत ज्यादा गर्म है, मेरे जो हाथ है वो लगभग पक चुके हैं अब गर्म के मारे। ये देखने के बाद जो प्रिंसिपल होता है वो उस कॉफी कप को फेंक देता है और उसे फेंकते हुए कहने लगता है इस कॉफी के कप को बाहर फेंको, इस हमारे जांगचे स्टूडेंट के हाथों को मत जलने देना। और जो क्लास टीचर होती है वो फटाफट से उस कप को पकड़ लेती है और कह लगती है प्रिंसिपल तुमने ही तो ये सब किया था, क्या आपको ये बात पता हुआ है कि चाय देने से पहले इसको कूल भी किया जाता है अगर किसी को देना चाहते हो गर्म पानी। तभी पीछे से आवाज आती है जांगची और तभी हमें वही पिंक कलर वाली जो लड़की है ना वो वहाँ पर आ जाती है। जांगची से कह लगती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बाहर जाकर, क्या तुम आ सकते हो मेरे साथ। और भाई इसमें दम तो है। और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम ये कुंग याओ है। और वो देखने के बाद जांगची कभी शौक हो जाता है और क्या लगता है आखिरकार ये मुझसे क्या बात करना चाहती है और मुझसे क्या चाहती है स्कूल के बाद। और हमारे स्कूल की बैले जो है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जो प्रोटोगनिस्ट हो रहा है वो वापस से अपीयर हो चुका है और जो लड़की है वो मेरी प्यार के चक्कर में पड़ चुकी है, फर्स्ट नजर का प्यार, पहली नजर का ऐसा प्यार हो गया। भाई साहब ये लौंडा कतई भाई क्या ही बोलूं, इस लौंडे के अलग ही मजे हैं। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। तभी जो लड़की होती है वो सबसे पहले तो जांगची को बधाई देती है और उससे कह लगती है कि तुमने अपने मिशन को अपने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। और तो ये एक नाइटमेयर मोड था। तभी जांगची ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है और उससे कह लगता है ये इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था बिल्कुल तुम्हारी तरह, आखिरकार तुमने एक मिस्ट्री क्रीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो बना लिया है। और दूसरे मन में सोचते कह लगता है कि मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि मैं इस बात को रिवील ना करूं प्रिजन के बारे में और तो और जियामिन के बारे में। ये बात सुनने के बाद में लड़की हंसने लगती है और उससे कह लगती है आखिरकार तुम किस बारे में बात करने में लगे हुए हो, आखिरकार हम दोनों सेम नहीं है क्या, आखिरकार तुमने मुझसे एक मिस्टीरियस क्रीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, सही कहा ना मैंने। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिरकार तुम्हारी क्लास में से इतने ज्यादा स्टूडेंट मारे कैसे जाते। और इसी तरीके से हमारा इस सीरीज का ये सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये पार्ट आप सभी को दिल से पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मस्त मस्त मांगा और मानवा एक्सप्लेनेशन के लिए, और कमेंट करके अपनी रिकमेंडेशन जरूर बताना कि आप कौन सी मांगा चाहते हैं। अगर वो है मांगा किसी और चैनल पर एक्सप्लेन नहीं हुई है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ अपने इस चैनल पर उसे एक्सप्लेन करने के लिए। और मैं इस बात की उम्मीद भी करता हूँ कि आपको हमारे बाकी की जो मांगा एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारा जो लाइक टारगेट है बस उसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। मैं बस इतना ही उम्मीद करता हूँ क्योंकि लाइक इतना अच्छा लगता है और आप लोग जो प्यार दिखाते हो ना उससे बहुत अच्छा लगता है भाई, मेरे को एक्सप्लेन करने में ही मजा आता है। और कमेंट में आप अपनी राय भी मुझको लिखकर बता सकते हो। तो चलिए गाइस आज के इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।